नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के एक्सपेक्टेड मैथ सेट 6 की। ऑलरेडी आपको 5 सेट मिल चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। वहाँ से जाके आपको एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपके 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। और DI की मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। DI का प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, जिसमें 5-6 प्लेलिस्ट में जाएंगे तो DI मिल जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें CGL, CPO, CGL मेंस, MTS सबके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और सॉल्व पेपर कैसे, ईयर वाइज सारी शिफ्ट को कंपाइल करके। तो और अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बीच में ही 10 सेट जैसे हो जाएंगे, 10 से 12 सेट, उसके बाद मैं DI की एक पर्टिकुलर वीडियो जिसमें 150 क्वेश्चन या 100 या 150 ऐसे कुछ करके या 50 क्वेश्चन डाल दूंगा। और अगर 50-50 क्वेश्चन की 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा तो भी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उससे आपका क्या होगा, सारे टाइप के DI जो आपके CHSL 19 में पूछे गए हैं प्री में, उस सारे टाइप के मैं कवर कर दूंगा। और अगर आपको CHSL 19 के ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो हमारे CHSL की एग्ज़ाम एनालिसिस पड़ी होगी, तो आप जाके वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा। ये जो सेट करवा रहा हूँ ये कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम बाद आपको पता चल जाएगा, तो इसको ध्यान से देखें, अच्छे क्वेश्चंस नोट्स बनाते चले। हर वीडियो में कहता आया हूँ, वो एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना। देखो, पहला ही क्वेश्चन हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ले लिया और ट्रेन का क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि कल वाले सेट में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं लिया था। इसमें क्या कहा गया है उस प्रश्न को पढ़िए और आंसर करिए। कहा गया, ये सर्टेन ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, इट पासेज अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, it takes the train 10 seconds to cross the man completely, then the speed of the train is। कहा गया कि एक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है और ये एक आदमी को, जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। तो आपसे पूछा गया ट्रेन की गति क्या होगी। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी बिंदु, व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी यानी डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होती है, उसकी लंबाई के बराबर। और लंबाई दी कितनी गई है, 125 मीटर। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको दिया गया कि वो जो आदमी की चाल है यानी स्पीड ऑफ मैन कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 किलोमीटर प्रति घंटे। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दिए, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे है, x किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे कहा गया कि वो जो मतलब रेलगाड़ी है वो व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है, यानी टाइम इज इक्वल टू दिया गया आपको 10 सेकंड। ठीक है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी तो उसकी लंबाई के बराबर होती है और समय दिया गया है। अगर आपको दूरी और समय दिया गया हो तो आप चाल निकालेंगे, यानी स्पीड बराबर क्या होती है, दूरी अपान समय, यानी 125/10, यानी आपकी चाल आ गई 125/10, यानी कि हम कह सकते हैं 25/2 मीटर पर सेकंड। अब इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 2 9 18 और 5 5 25, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये स्पीड ऑफ ट्रेन आई नहीं। आपको पता है कि जो व्यक्ति था वो भी उसी दिशा में जा रहा था और ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही थी, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड, अगर दो व्यक्ति एक ही दिशाओं में जा रहे हैं या दो गतियां एक ही दिशा में हैं, इफ़ टू मोशंस आर इन द सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट स्पीड इज इक्वल टू ज़्यादा वाली स्पीड माइनस कम वाली स्पीड। यानी कि अगर आपको ST स्पीड ऑफ ट्रेन है, SM स्पीड ऑफ मैन है, तो ST माइनस SM आपका आया है 45। अब आप यहाँ पे SM की वैल्यू रख दो तो SM बराबर 5 है, तो ऐसे हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर हो जाएगा 45 + 5 कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आ गया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना चाहिए था कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभे या बिंदु को पार करती है तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। आपसे कहा गया कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, बिंदु या खंभे को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होती है। आपको पता है स्पीड किसकी, व्यक्ति की, आपको रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x - 5। आप ये भी कर सकते थे 125/x - 5 × 5/18 बराबर 10, तो x सॉल्व कर लेते, लेकिन वहाँ मीटर पर सेकंड में आता और आपने यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में डायरेक्ट निकाल लिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ले लिया है। कहा गया ये ट्रेन
360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। कहा गया कि एक 360 मीटर लंबी ट्रेन है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। कहा गया कि एक पुल को पार करना है जो 140 मीटर लंबा है, तो आपसे पूछेगा कितना समय लगेगा। आपको दिया गया लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 360 मीटर। आपको वन मोर थिंग इज गिवन कि स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता होगा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, यानी स्पीड दी गई है 25/2 मीटर पर सेकंड। और आपको दिया गया है कि एक ब्रिज को पार करती है जिसकी लंबाई 140 मीटर है। अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी ट्रेन को पार करती है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी d बराबर होती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। यानी उसको चलना कितना पड़ेगा 360 प्लस 140 यानी 500 मीटर। आपको पता है डिस्टेंस, आपको पता है स्पीड, तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस यानी 500 बटे स्पीड। स्पीड कितना है 25/2, 25 से कटेगा ये 25, 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी कितना सेकंड लगेगा 40 सेकंड। यानी लगने वाला समय कितना हो गया 40 सेकंड। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। 40 सेकंड आपका ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, जो आपको PDF मिलेगा वहाँ पे हमारे फेसबुक पेज की लिंक है, तो अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो उसको लाइक कर ले। क्यों? क्योंकि भाई के फेसबुक पेज पे 1000 लाइक तो बनते हैं ना। चलो अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क से है। कहा गया A एंड B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। A और B किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं अगर टुगेदर करते हैं। कहा गया B एंड C इन 15 डेज, यानी B और C अगर एक साथ करें तो उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाते हैं। एंड C एंड A इन 20 डेज, यानी कि C और A अगर कार्य करते हैं तो 20 डेज लगते हैं। कहा गया इफ़ A B एंड C वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्किंग। आपसे कहा गया कि अगर A B C एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि सेट आसान है, कुछ लोगों को लगेगा सर एवरेज है, कुछ लोगों को लगेगा परफेक्ट है। जिनको आसान लगता है वो काफ़ी हद तक तैयार कर चुके होंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो उनको या उन्होंने CGL प्री मेंस दिया होगा तो उनको आसान लगेगा। लेकिन आपके ओरिजिनल लेवल का एग्ज़ाम जो होगा वो इस सेट से काफ़ी बिलो होता है, आपने देखा होगा। ठीक है। और अगर 12 सेट मैंने इजी करवाए या एवरेज करवाए तो 12 सेट आपको टफ भी प्रोवाइड करूँगा या 4-5 सेट टफ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से वाकिफ़ रहें और आपको हर तरह के क्वेश्चन करने का तरीका पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो। कहा गया कि A और B कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, यानी A और B कैन कंप्लीट इन 12 डेज। B और C कितने दिन में 15 दिन में, और C + A कितने दिन में 20 दिन में। अब आपको पता है डेज, आप डेज को जोड़ेंगे नहीं। आपको A + B 12 दिन में करते दिखाए गए हैं, B + C 15 और C + A 20। 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो 60 हो जाएगा, और 60 यूनिट मान लो टोटल वर्क, यानी कि एज्यूम कर लो टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। अब अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है, A और B 12 दिन में स्टार्ट करते हैं यानी एक दिन में 5 करेंगे, B और C 15 दिन में स्टार्ट करते हैं यानी एक दिन में 4 करेंगे, और C और A 20 दिन में स्टार्ट करते हैं यानी एक दिन में 3 करेंगे। अब आपसे कहा गया A B C एक साथ काम करते हैं, यानी कि आपको निकालना है कि अगर A B और C मिलके कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपको टोटल वर्क तो पता है लेकिन A B C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य नहीं पता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ दो, यानी 1 2 एंड 3 इक्वेशन जो आपको तीनों इक्वेशन दिए गए हैं इनको जोड़ दो। तो A + A 2A, B + B 2B और C + C 2C, और सबसे 2 कामन ले लो तो आ जाएगा 5 4 9 3 12, यानी 2 टाइम्स आप A + B + C बराबर 12। तो A + B + C एक दिन में कितना यूनिट करेंगे 6 यूनिट। इनको करना है 60 यूनिट, एक दिन में कर रहे हैं 6 यूनिट, तो डेज टेकन हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एक दिन में किया गया कार्य, यानी 60/6 यानी कि 10 डेज। 10 डेज, तो आपका करेक्ट आंसर 10 दिन। अगले प्रश्न पे आए। चल टाइम एंड वर्क की वजह से बेसिकली 2 क्वेश्चन आते हैं तो हम 2 कर ले रहे हैं। कई बार एक ही आता है, कई बार एक पाइप एंड सिस्टम का होता है, तो मैं एक में क्या कर रहा हूँ, एक सेट में 2 पाइप एंड वर्क ले रहा हूँ, एक में 2 पाइप एंड सिस्टम ले रहा हूँ, और एक में टाइम एंड वर्क लेता हूँ और एक पाइप एंड सिस्टम, तो सारे आपके कवर होते चल रहे। कहा गया A एंड B वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्टिवली यानी ये नहीं कि A के सम्मान में, रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है क्रमशः, यानी A कोई कार्य 10 दिन में करता है अगर अलग अलग करते हैं, और B करता है 15 दिन में।
फर्दर द क्वेश्चन एट्स इज कि इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। कहा गया कि अगर वह दोनों अल्टरनेट डे पे कार्य करें, यानी एक एक दिन छोड़ के, यानी पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, फिर पाँचवें दिन ए, फिर छठवें दिन, इस तरह कार्य करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। 10-15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 यूनिट, यानी आप मान लो टोटल कार्य 30 यूनिट। ए 10 दिन में 30 यानी एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30 यानी एक दिन में 2। अब देखो पहले दिन मान लो ए जाता है तो 3 करके आता है, दूसरे दिन बी जाएगा 2 कराएगा, यानी हम कह सकते हैं 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 3 + 2 यानी 5 कार्य। 2 दिन में 5 यूनिट कार्य हो रहा है, 2 दिन में 5 यूनिट कार्य हो रहा है। अगर 5 यूनिट कार्य को 2 दिन लगते हैं तो 30 यूनिट, यानी इसका 6 गुना हुआ तो दिन का भी 6 गुना हो जाएगा, यानी 2 छक्के 12 दिन लगने वाले हैं। अरे आपको अल्टरनेट डे दिया गया, यानी पहले दिन ए जाएगा, दूसरे दिन बी, ए 3 यूनिट करके आएगा, बी 2 यूनिट, यानी 2 दिन में कितने यूनिट कार्य हो रहा है, 3 × 2 = 5। 2 दिन में 5 यूनिट तो 30 यूनिट करने में, यानी 5 यूनिट करने में 2 दिन लगते हैं, तो आप कहेंगे कि 30 यूनिट होने में कितने दिन लगेंगे, आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 6 गुना इधर हो रहा है, 2 का 6 गुना इधर हो जाएगा, यानी 12 दिन लगने वाले हैं। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज ज्योमेट्री के साथ 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी = 90 डिग्री, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो आपका है वो 90 अंश का है, यानी दिस वन इज ए बी एंड सी, ठीक है, और दिस वन इज 90 डिग्री। कहा गया बी पी इज परपेंडिकुलर, बी पी = परपेंडिकुलर, यानी बी पी परपेंडिकुलर है। कहा गया बी ए पी = 50 डिग्री, बी ए पी यानी कि ये 50 अंश दिया गया। अब अगर ये 50 है तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 पूरा 90 तो ये 50 हो जाएगा, और ये 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 40। आपसे पूछा क्या गया, पी बी सी कितना हो गया, 50। यहीं पर रुक जाना था तो आपका 50 हो गया। फिर से समझिएगा, देखो आपको दिया क्या गया, ये 50 हो गया, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 40। अब ये 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि पूरा 90 है तो आपसे यही पूछा गया था, पी बी सी कितना हो गया, 50। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत इजी सा था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सुंदर सा है। कहा गया कि 2 स्मॉलर सर्कल्स टच ये लार्ज सर्किल इंटरनली एंड पास थ्रू द सेंटर O of the larger circle. If the diameter of the bigger circle is 28 cm, then what is the area of bigger circle which is not enclosed by 2 smaller circles? कहा गया कि 2 स्मॉलर सर्किल इस प्रकार हैं, यानी कि 2 लघुवृत्त एक दीर्घवृत्त को आंतरिक स्पर्श करते हैं तथा दीर्घवृत्त के केंद्र O से होकर गुजरते हैं। कहा गया यदि दीर्घवृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या है जो दोनों लघुवृत्तों द्वारा संलग्नित नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले एक फिगर में बना रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। ये आपका एक सेंटर हो गया, एक सेंटर नहीं मतलब एक ही सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। इसको 2 सर्किल्स टच करते हैं, किस प्रकार से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ आ गया। ये इसका सेंटर है O, क्या है, क्या नाम है इसका, O, ठीक है, ऐसे ड्रा कर दो। आपको पता है पूरा 28 है तो यानी ये 14 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, ये 14 यानी इसका व्यास 14 तो त्रिज्या इसकी भी 7, इसकी भी 7। अब आपसे पूछा गया और टच भी करवा दिया मैंने, अब आपसे कौन सा क्षेत्रफल पूछा गया, आपसे पूछा गया वो एरिया जो इन छोटे वृत्तों द्वारा आलिंगित नहीं है, यानी ये वाला एरिया जो मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ वो वाला एरिया, यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से इन दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब आपको पता है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू 14 का स्क्वायर, क्योंकि पूरा व्यास 28 है तो रेडियस 14, और इसमें से घटाना कितना है, 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू, और आपको पता है पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू 7 स्क्वायर, 7 जब रेडियस है तो पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आपका हो गया पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस ये हो गया, देखो पाई इंटू 14 इंटू 7, यही तो बचा 14 पाई कॉमन ले लो, यानी 14 पाई कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 14 - 7 यानी 7, तो 14 7 98, या करो ऐसा 14 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे 7 कर दो, 7 7 कट गया, 14 गुणे 22 तो आपको पता है कितना होगा 308। अब चूंकि एरिया पूछा गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो ऑप्शन कौन सा 308 दिया गया, सी वाला, समझ आ गया। तो आपको ये समझना था कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, आपको ये समझना था कि अगर एक बड़ा वृत्त है तो इसको 2 छोटे वृत्त इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, एक ये
और एक ये। और मैंने दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान क्यों मानी? क्योंकि दोनों सेंटर से होकर पास करते हैं, यानी जितनी दूरी ये है जितनी दूरी इतनी भी होगी, क्योंकि आर ये भी, यानी दोनों का व्यास बराबर होगा, इस वजह से। ठीक है, और दोनों वृत्त को इधर भी स्पर्श करते हैं, एक इधर स्पर्श करता है। ठीक है, तो आपको ये समझना था। तो क्वेश्चन अगर आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप अगर उसका मतलब जो इमेज है वो अच्छी बना ले गए, यानी फिगर जो है उसका अच्छा बना ले गए, तो यह सही बना ले गए, सुंदर नहीं, लेकिन अगर आप समझ गए क्वेश्चन को, अच्छा फिगर बन गया, सही फिगर बन गया, तो आप आंसर आराम से निकाल लोगे। अच्छा ये देखो, कहा गया इफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ्स 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कहा गया यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, ये प्रश्न में बहुत सेट, मतलब पहले सेट से ही सोच रहा हूँ कि किस सेट में डालूँ, तो ये आपका इस सेट में पड़ गया कि माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया। देखो अगर मीडियंस की लंबाई m1, m2 और m3 हो, ठीक है, तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है कि आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग m1, m2, m3 साइड्स, मतलब लेंथ ऑफ साइड्स, यहाँ पे लिख देना लेंथ ऑफ साइड्स, यानी कि अगर आपको मीडियंस यानी माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है और आपसे त्रिभुज का एरिया पूछा गया, तो आप कहेंगे 4/3 गुणे उस त्रिभुज का एरिया जिसकी भुजाएं m1, m2, m3 हो, यानी माध्यिकाओं को भुजाएं मानो और फिर एरिया निकालो, और जो एरिया है उसको 4/3 से गुणा कर दो, तो आपका उस त्रिभुज के लिए एरिया हो जाएगा जो जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई ये दी गई है। यानी आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं 18, 24 और 30 हो। आपको पता है 18, 24 और 30, इस प्रकार से कुछ ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी अगर ये 18 है, 24 है, तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि 3 देखो 6 या 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 3, 4, 5 आपको ट्रिपलेट पता है, और उसमें किसी से गुणा कर देंगे सभी संख्याओं में, तो आपका वो ट्रिपलेट बनेगा, इसी आधार से चेक कर लिया जाता है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, यानी एरिया बराबर हो जाएगी हमारी कितनी, 1/2 गुणे बेस 18 इंटू परपेंडिकुलर 24, यानी 9 गुणे 24 यानी कि 216। ठीक है, अब 216 तो उस त्रिभुज की एरिया हुई जिसकी भुजाएं इतनी हो, लेकिन आपको निकालना है ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी माध्यिकाएं इतनी हो, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगा 4/3 गुणे 216, 3 से काटोगे 72 और 72 चौको 288, तो आपका आंसर कितना हो गया, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? तो आपको अगर इफ द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, then the area of the triangle is equal to 4/3 times of the area of triangle assuming medians as its side। यानी कि आपको क्या करना है कि एरिया कितना हो जाएगा, 4/3 गुना ऑफ ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इसकी माध्यिका के बराबर है। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखो, कहा गया देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड विड्थ 120 मीटर इन ए सर्कुलर फील्ड। If the area of the land portion of the field is 40,000 मीटर स्क्वायर, what is the radius of the field? कहा गया एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और कहा गया आपसे कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है 180 और 120, और कहा गया इफ द एरिया ऑफ लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज इतना, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। आपसे कहा गया कि एक गोलाकार क्षेत्र में इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई का एक फील्ड है। कहा गया यदि क्षेत्र के भूमि भाग का क्षेत्रफल इतना हो तो क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका कुछ क्षेत्र है, गोलाकार क्षेत्र है जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर क्या है, टैंक है, यानी इस प्रकार से टैंक है। हमें नहीं पता, ये मान लो इस तरह से टैंक दिया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई दी गई 180 और चौड़ाई दी गई 120। अब आपसे कहा गया कि ये वाला एरिया आपको और दिया गया, यानी ये वाला एरिया जो ग्रीन किए दे रहा हूँ, ये वाला एरिया दिया गया, यानी ग्रीन एरिया आपको दिया गया कितना है, 40,000 लिख लो। और आपको पता है कि पूरे वृत्त का एरिया निकालने के लिए ग्रीन वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया जोड़ना पड़ेगा। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 180 इंटू 120, यानी डुअल 0, 12×96, 216 इतना। अब आपको पता है ग्रीन एरिया और एरिया ऑफ रेड रीजन, तो आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, जो वर्गाकार भाग है उसका, आप कहेंगे 40,000 प्लस 21,600, यानी 61,600।
अब आपका इस वृत्त के लिए क्षेत्रफल आ गया 61,600 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा? अगर रेडियस आर हो तो एरिया कितना होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। ये बराबर दिया गया 61600। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 61600। 22 से काटोगे 22 दूना 44, 22 अट्ठे 176, 2800 और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 2800। 2800 को ऐसे लिख लो 7 गुणे 400। अब अगर आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 गुणे 400 है तो यहाँ से हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणे 20। 7 गुणे 7 का वर्गमूल 7 और 400 का 20, तो 7 20 140, यानी रेडियस कितनी आ गई? 140 मीटर। आपसे कहा गया था, फिर से समझिएगा, कि एक सर्कुलर फील्ड है, मान लो उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर टैंकाकार, मतलब मान लो एक मैदान छोटा सा बनाया गया जिसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर। वो मैदान मान लो उस पर ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया। उसके बाद कहा गया कि जो आपका लैंड है, यानी कि उसको ग्रीन कारपेट को छोड़ के वो दिया गया 40,000। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वृत्ताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कहेंगे पहले तो जो छोड़ के, मतलब पहले उसका ग्रीन कारपेट का एरिया निकालोगे और उसको जोड़ दोगे किसमें? जो रिमेनिंग लैंड का एरिया, तो वो पूरा आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, वही करके पाई आर स्क्वायर के बराबर कर दो तो रेडियस आ जाएगी। ये प्रश्न देखो, मेंसुरेशन का बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, ये सब तो मैं इतना अच्छा क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। कहा गया द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स साइड इज। कहा गया एक बेलनाकार स्तंभ की घुमावदार यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर रेडियस स्मॉल आर हो, ऊंचाई h हो, तो 2 पाई आर एच आपको दिया गया कितना है? 264। और आपको दिया गया कि इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर आपको दिया गया 924। तो आपसे पूछा क्या गया? आपसे कहा गया कि इसकी ऊंचाई का इसके व्यास से अनुपात क्या है, यानी कि द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर, यानी डी अनुपात एच निकालना है। डी बराबर 2r अनुपात एच निकालना है। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड है। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो दोनों को, तो आपका कितना आ जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर स्क्वायर से इसकी पावर, मतलब आर से इसकी पावर कट जाएगी, यानी r/2 बराबर आ गया 4 से काट दो। 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 231। 4 से काटोगे 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24, यानी कि आपका हो गया 231/66। 2 से काटोगे 33 और 33 7, यानी रेडियस कितनी आ गई? 7। अब रेडियस 7 आ गए तो 2 पाई आर एच मेरे वैल्यू रख दो, यानी कि यहाँ से हमारा 2 गुणे 22/7 और गुणे आर 7 गुणे एच बराबर 264। तो यहाँ से आपका 7 कट गया, 22 से काटोगे ये 12 हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा? अरे देखो 2 से 2 छक 12, यानी एच बराबर हो गया 6। अब आपसे कहा गया 2r अनुपात एच निकालना है, तो आपको आर और एच की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी ये हो गया 2 × r 7 अनुपात 6। तो 2 × 2 2 3 6, यानी 7:3 आपका रिक्वायर्ड अनुपात आ गया। समझ आ गया? तो आपको डिवाइड करके बेसिकली आर की वैल्यू निकालनी थी, फिर आर की वैल्यू पुट कर देते, किसी एक में एच की वैल्यू आ जाती और 2r और एच का अनुपात निकालना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अलजेब्रा का प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि व्हेन x + 1/x = 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - 1/x। देखो अगर x + 1/x बराबर आपको दे दिया गया कितना? 5, स्क्वायर कर दो, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं x² + 1 ये x है, x² और +2 = 25। शॉर्टकट भी जानेंगे लेकिन पहले ऐसे जानो। 2 को इधर भेज दोगे तो कितना बचेगा? 25 - 2 यानी कि 23। अब दोनों पक्षों से 2 घटा दो, यानी x² + 1/x² बराबर 23 - 2 21। यहाँ पे -2 आया क्योंकि इधर से 2 घटाया तो इधर से भी 2। और x² + 1/x² - 2 किसका स्क्वायर है? x - 1/x का, यानी x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 21। यहाँ से हमारा x - 1/x बराबर आ जाएगा ±√21 +-√21। यहाँ पे प्लस माइनस लगा लीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? +-√21। या आप ऐसे करें कि अगर x + 1/x बराबर k हो तो आपका x - 1/x कितना होता है? आप कहेंगे अंडर रूट में k² - 4 होता है, प्लस माइनस लगा लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे k बराबर 5 रखा गया था, तो x - 1/x की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी? +- अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 - 4 21। आंसर आ गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मुझे बेहद प्यार है क्योंकि ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस 2 नंबर दिलवाने के लिए आते हैं। कहा गया ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी ए और बी के पास पैसों का अनुपात 2:1 है, यानी ए के पास अगर 2 पैसे हैं तो बी के पास 1 पैसे हैं। कहा गया 1 मिनट 2 और 1,
कहा गया कि यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो धन 1:1 के अनुपात में हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसके पास मान लो 2 रुपये थे, इसके पास 1 रुपये थे, या हम माने 2x रुपये थे और इसके पास x रुपये थे, तभी 2:1 के अनुपात में होगा। अब क्या करता है, ए दे देता है 2 रुपये, यानी ए देगा 2 रुपये तो 2 रुपये इसके कम हो जाएंगे, और बी के पास अभी कितने हो जाएंगे, x+2। और अगर धन 1:1 के अनुपात में हो जाता है, यानी ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से आप सॉल्व करो तो 2x - x, x = 2 + 2 4, x = 4। तो कहा गया शुरुआत में उनके पास रुपए की मात्रा कितनी थी, यानी 2x इसके पास तो 8 रुपये इसके पास, और x इसके पास यानी 4 इसके पास। ये लेवल होता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इससे ऊपर पढ़ रहे हो, पढ़ने को तो हम क्या करते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम सॉल्व कर डालें, ठीक है। तो और 2/3 फार्मूला, 7/10 फार्मूला BSc कर डालो, ग्रेजुएशन कर डालो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। रियल एनालिसिस पढ़ने से आपका जो एग्जाम में आना है वही पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी पूछा जाता है। कहा गया बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ, अच्छा अभी एक चीज़ याद रखिएगा कि इंस्टेड के साथ ऑफ आता है। बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग RS 117 एमंग A, B एंड C, 2 से ज़्यादा लोग तो एमंग, और अगर 2 लोग तो बिटवीन, एमंग A, B एंड C इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:3, 1/2 1/3 1/4, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, हु गेन्स द मोस्ट एंड बाई हाउ मच। कहा गया कि 117 रुपये डिवाइड करने थे A, B और C के बीच में, ठीक है, किस अनुपात में, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, ठीक है। हमने डिवाइड किस अनुपात में कर दिया, 2, 3, 4 के अनुपात में। तो पूछा गया किसको ज़्यादा फायदा हुआ, कितने का। देखो आपको सबसे पहले 1/2, 1/3, 1/4 इसको एग्जैक्ट रेशियो फॉर्म में बदलो, तो उसके लिए 2, 3, 4 के एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब देखो अगर मैं बात करूं कि 6, 4, 10, 3 13 रुपये कुल होते, तो आपको A को मिलता 6 रुपये, B को मिलता 4 रुपये और C को मिलता 3 रुपये। लेकिन हमारे पास रुपये कितने, 117, यानी 13 का 9 गुना, तो इसको मिलेगा 9 × 6, इसको मिलेगा 9 × 4 और इसको मिलेगा 9 × 3। समझ आ गया, यानी 6, 4, 10, 3 13 रुपये होते, तब इसको मिलता 6, इसको मिलता 4, इसको मिलता 3, लेकिन 13 का 9 गुना है तो 6 का 9 गुना, 4 का 9 गुना और 3 का 9 गुना, यानी इतने रुपये मिले। यानी A को मिला कितना, 54, B को मिला कितना, 36 और C को मिला कितना, 27। मतलब मिलना चाहिए इतना, और मिला कितना है इनको। आप कहेंगे अगर 2, 3, 5, 4, 9 रुपये होते तो आपको A को मिलता 2, B को मिलता 3, C को मिलता 4, लेकिन 9 ना होके 117, यानी कितना गुना, 13 गुना। तो A को कितना मिलता है, 26, तो B का 3 मतलब 3 का 13 गुना 39, और C का 13 गुना यानी 52। यानी आपसे कहा गया कि मिलना चाहिए था 54, 36 और 27, लेकिन मिला कितना, 26, 39 और 52। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ। आप कहेंगे कि अगर मिलना चाहिए था इसको, कितना मिलना चाहिए था, आप कहेंगे कि मिलना चाहिए था C को 27, लेकिन C को मिला 52, यानी C का कितने का फ़ायदा हुआ, प्लस 25 रुपये का। B को मिलना चाहिए था 36, मिला 39, यानी कि 3 रुपये का इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन A को मिलना चाहिए था 54 रुपये, A को मिला 26, यानी 28 का घाटा हुआ। तो आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा फायदा किसका हो, तो आप कहेंगे C का। कितने रुपए का, 25 रुपये का। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, D। आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये समझना है कि कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला, ये आप लोग गलत कर देते हो कई बार। इंस्टेड ऑफ मतलब क्या होता है, के बजाय। तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि इसको बांटना किस अनुपात में था, 1/2 और 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, लेकिन इसको डिवाइड किस अनुपात में किया, यानी ये गलती से बांटा गया, ये बांटना चाहिए था, यानी ओरिजिनल ये ओरिजिनल होगा। अब इससे जो ज़्यादा मिलेगा वही आपको कैलकुलेट करना है। गॉट इट। कहा गया कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल RS 2000 अमाउंट्स टू RS 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कहा गया कितने वर्षों में 2000 रुपये 2420 रुपये हो जाएंगे 10% की ब्याज दर पे। अब देखो अगर साधारण ब्याज होता तो 2000 पे पहले साल 10% मिलता, दूसरे साल भी 10% मिलता, यानी कि पहले साल आपका कितना रुपया मिलता, 200 रुपये, और दूसरे साल भी 200 रुपये मिलता। ठीक है, अब आप ऐसे देखो आपको सीधे सीधे एक चीज़ बताना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, 2000 रुपये थे, अभी आपका 2420 हो गया, यानी कितना रुपया बढ़ गया, 420 रुपये। और आपको पता है कि अगर 10% दर है तो एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 200। 420 किसके आसपास है, सबसे 400 के, यानी साधारण ब्याज 2 वर्ष का जो है उसी के आसपास है। तो आप 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो, अगर आ जाता है 420 तो समझ लो 2 वर्ष का हो जाएगा। पहली ट्रिक ये होगी।
पहले साल अगर 10% मिलेगा तो 200, दूसरे साल भी 10% 200, लेकिन चूंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा कितना परसेंट, 10%, यानी 200 का 10% 20, यानी कुल ब्याज कितना मिला 200 + 200 + 20 यानी 420, और 420 ही मिल रहा है, यानी आपका 2 वर्ष का CI है, 2 वर्ष में CI पे इतना रुपया हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे करो, आपको दिया गया प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये, रेट कितनी है 1 + R/100 यानी कि 10/100, और कितने वर्षों में हमें नहीं पता, कितना हो जा रहा है 2420, एकदम एज यूजुअल। 0 0 कट गया, 2 से काटोगे ये 100 हो जाएगा, 2 से काटोगे 121। आपको पता है ये 1 + 1/10 यानी 11/10 के पावर n बराबर आपको पता है कितना है, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और 100 कितना किसका स्क्वायर है 10 का है, यानी 11/10 के पावर n बराबर 11/10 का स्क्वायर, यानी n बराबर 2, कितने वर्षों में 2 वर्षों में। तो ऐसे भी कर सकते हो, कई सारी मेथड्स है, जिस मेथड से करना चाहें। कहा क्या गया है कि ये सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट amounts to Rs650 at the end of first year and Rs676 at the end of second year. The sum of money is, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आपको जो समझना है वो क्या है कि पहले साल के अंत में कोई धनराशि इतनी हो जाती है। इसको दो मेथड, कई सारी मेथड है, इन पहली मेथड देखिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे ये पता होगा कि पहले साल के अंत में जो मिश्रधन होता है यानी ये 650, ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, और जो दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्रधन मिल रहा है ये मिश्रधन होता है, यानी कि पहले साल के अंत का जो मिश्रधन था वो मूलधन बन गया दूसरे साल के लिए, और दूसरे साल के अंत में मिश्रधन कितना है इतना। अब आपको पता है 650 रुपये तो मूलधन था, 676 रुपये मिश्रधन है, किस साल के लिए दूसरे साल के लिए, यानी 650 रुपये मूलधन था दूसरे साल के लिए, और मिला कितना 676, यानी मिश्रधन कितना था 676, तो कितना रुपया ज़्यादा मिला 26 रुपये। 26 रुपया है क्या ब्याज, 26 रुपया ब्याज एक साल का, तो 650 रुपये पे अगर 26 रुपये ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट 4%, यानी 4% है ब्याज की दर, 4% है ब्याज की दर, यानी ब्याज की दर कितनी है 4%। अब आपको पता चल गया 4% है ब्याज की दर, समझ आ रहा है। अब आप निकाल लो, यानी प्रिंसिपल अगर हमारा P होता, प्रिंसिपल हमारा P होता तो उसका 100, मान लो इनिशियल में मनी हमारा यानी इनिशियली रुपया हमारा P था, और उस पर 4% ब्याज मिलता यानी कि 100 होता तो 104 मिलता, और ये बराबर आपको दिया गया था 650। अरे मिश्रधन ही तो दिया गया 650, और अगर ब्याज की दर 4% है तो आपको 100 रुपया होता तो 104 मिलता है, यानी P का 104/100 650 के बराबर दे दिया गया। अब सॉल्व कर लो, 13 8 104, 13 से काटोगे 50, 8 से काटोगे 12.5 हो जाएगा, और 12.5 का 50 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 625, यानी मूलधन कितना था हमारे पास 625 रुपये, तो आपका आंसर कितना आ गया 625। ये भी मेथड समझ में। और बेसिक से अगर करना चाहो तो आपको पता है कि प्रिंसिपल P हो, रेट R हो, तो एक साल के अंत में कितना मिश्रधन बन जाएगा P × 1 + R/100, ये दिया गया 650, और P × 1 + R/100 का होल स्क्वायर बराबर दिया गया आपको 676। अब आपसे अगर प्रिंसिपल पूछा गया तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे 1 का, और 2 से भाग कर दोगे, यानी 1 का स्क्वायर बटे 2 कर दोगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 650 गुणे 650 बटे 676, यही आपका P हो जाएगा। अब काट दो, तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 4 × 9 16 और 169 आ गया, 4 से काटोगे तो ये आपका 325 इधर मिलेगा, 325 इधर मिलेगा, ठीक है। अब आप किससे काट दो, 169 किससे कट रहा है, हाँ 169 3 से कट रहा है, 3 2 5 5 10, ये किससे कट रहा है मेरे भाई, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 36, 13 से कट रहा है, 13 से ये कट रहा है, 13 3 1, 13 से इसको काटोगे तो 25 दे देगा, 13 से इसको भी काटोगे 25 दे देगा, 25 × 25 यानी 625 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, समझ आ गया। तो आप जिस मेथड से करना चाहो उसी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक और सुंदर सा सुरीला सा प्रश्न दिख रहा है, कहा गया ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 63, if the same number is divided by 29 the remainder will be, कहा गया 899 से विभाजित होने के बाद एक संख्या 63 शेष देती है, तो यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। देखो आप एक चीज़ बताओ, 899 से विभाजित, इसको करने के कई सारी मेथड है। अब इसमें मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मतलब अगले सेट में जब मैं ये क्वेश्चन लूँगा इस तरह का तो उसमें अलग मेथड बताऊँगा। देखो कहा गया 899 से विभाजित होने पे कोई संख्या 63 शेष देती है, सबसे छोटी संख्या बताओ जो 899 से डिवाइड होने के बाद 63 शेषफल दे। आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या 63 हो जाएगी, 63 में अगर 899 से भाग करोगे तो कितना शेषफल आएगा 63, यानी 63 वो संख्या है। अब कहा गया उसी संख्या को यानी 63 को अगर 29 से विभाजित करें, यानी 63 को 29 से विभाजित करोगे तो पूछा गया कितना शेषफल बचेगा, 29 दूना 58, शेषफल कितना बच रहा है
63 माइनस 58 5। कितने आसानी से आपने कर लिया। और अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी संख्या क्या हो जाएगी 899। मान लो भागफल n रहा हो तो हमारा संख्या हो जाएगी 899 n, या हम कहें भागफल q रहा हो तो 899 क्यूब प्लस शेषफल 63, ये हो जाएगी हमारी संख्या। क्योंकि ये है भाजक, ये है भागफल धन शेषफल। आपको पता होगा संख्या बराबर होती है भाज्य गुणे भाजक धन शेषफल। ठीक है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक था ये, भागफल था ये, और शेषफल इतना, संख्या इतनी होगी। अब इसी को 29 से डिवाइड करना था तो ये मेथड सेकंड है। 29 से डिवाइड करोगे ये तो इंटीजर दे देगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे इंटीजर आएगा, और क्यों इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है। तो यानी ये तो शेषफल देगा नहीं। शेषफल कौन देगा 29 से 63 में डिवाइड करने पर, यानी 29 दूना 58, तो 2 बार तो ये भी भागफल दे देगा, और शेषफल कितना देगा 29 दूना 58, 5 बच रहा है 5। तो दूसरी मेथड ये है, पहली मेथड ये। तीसरी मेथड अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा, ताकि आपको जो आसान लगे मेथड वही फॉलो करें। ठीक है, नंबर सिस्टम का एक और प्रश्न देखो। कहा गया द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। कहा गया कि 1000 में कितना जोड़ें कि जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो 45 का योग ना हो जाए, 45 से विभाजित हो जाए। यहाँ पे हिंदी में सही कर लीजिएगा, 45 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए। अब वो ऐसी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे कि सबसे पहले ऐसी संख्या के लिए क्या करो, 45 से 1000 में भाग करो। तो 45 से 1000 में भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 45 दूना 90, और यहाँ पे बचेगा 10, ये 0 आ जाएगा, यानी 100 45 दूना 90, यानी कि आपका हो जाएगा 10, फिर शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अब 10 आपका शेषफल बच रहा है, यानी कि 45 से 1000 में विभाजित करने पे हमारा 10 शेषफल बच रहा है। अब ये एक चीज़ बताओ कितना होता, और तो ये 22 ना होकर 23 बार जाता। आप कहेंगे 45 10 से कितना छोटा, मतलब 45 से 10 कितना छोटा है। तो आप क्या करोगे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि इस संख्या से विभाजित हो जाए, तो जिस संख्या से विभाजित होना है उससे, जिस संख्या को विभाजित होना है उसमें भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको, जो शेषफल आएगा उसको जिस संख्या से आपने भाग दिया था उसमें से घटा देंगे, वही संख्या हो जाएगी। यानी 45 माइनस 10 यानी कि 35 आपकी वो संख्या हो जाएगी जो 1000 में जोड़े जाने पे आपका 45 से कट जाएगी, यानी आपका आंसर हो गया 35। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट जो समझना है, ऐसा क्यों किया जाता है। देखो आपको पता है कि 10 शेषफल आ रहा है, कितना शेषफल आ रहा है 10, यानी कि अगर आपके पास 35 और होता तो यहाँ पे शेषफल 45 आता, और क्या 45 से विभाजित करने पे 45 शेषफल आ सकता है, नहीं। आपका शेषफल 45 से बड़ा आ ही नहीं सकता, यानी यहाँ पे तब हम 3 बार ले जाते, और 3 बार ले जाने के बाद अगर 35 और होता तो यहाँ पे 135 होता, और 45 थे 135 हो जाता, तो शेषफल 0 0 हो जाता। और अगर शेषफल 0 0 बच जा रहा है, यानी कि संख्या हमारी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये जो जिससे आपने भाग दिया था उसको, उसमें से शेषफल घटा देंगे तो आपकी वो संख्या आ जाएगी जिसको इसमें जोड़ने पे वो संख्या इस संख्या से कंप्लीटली विभाजित हो जाए। समझ आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक्स नहीं। ट्रिगो के क्वेश्चंस देख लो। कहेंगे व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे यू हैव टू यूज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या है, आपसे कहा गया sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, और सारी वैल्यूज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर के फॉर्म में दी गई। अब देखो आप कहोगे sec पावर 4 थीटा को ऐसे लिखे रहो, थीटा नीचे लिखा जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू, आपको पता होगा एक आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्लियर लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी हमें यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी, यानी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ पे पुट कर दोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो ये हो गया सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक पावर 4 थीटा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 यानी कि प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये कट गया, आपका आंसर क्या गया सेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता था, पुट करके देख लीजिए, थीटा बराबर 45 पुट कर लीजिए। अब देखिए थीटा बराबर 45 अगर आप पुट करेंगे तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे ये दोनों, लेकिन ये वाले दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू रखो ताकि आप सॉल्व कर पाओ। तो थीटा बराबर 30 अंश रख लो, तो थीटा बराबर 30 रखोगे तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, और 2/√3 का पावर 4 यानी कि 16/9, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा यानी 4/3 इंटू tan स्क्वायर थीटा यानी 1/3। तो ये आपका हो गया 16/9 माइनस 4/9 यानी आपका हो गया 12/9,
यानी 3 से काट दोगे 4/3, और 4/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/√3 का स्क्वायर। 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, अगर थीटा 30 हो तो सेक 30 की वैल्यू होती है, यानी सेक थीटा का स्क्वायर आपका ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न देखो, अब देखो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, अब यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन क्या आ रहे हैं डिजिट में, और कोई ऑप्शन प्लस माइनस ऐसे डिफरेंस है, कोई ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है, तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। आपसे कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए के, सेक ए माइनस कॉस ए, टेन ए प्लस कॉट ए। देखो वैसे तो आपका कट जाना है, सभी एक हो जाना है, वो भी करेंगे, उसी से करेंगे, फिर बेसिक से कर मतलब वैल्यू पुटिंग से करेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग से करना है तो ए बराबर आप क्या रख लो, आप ए बराबर क्या रख लो, रख लो 45, ए बराबर 45 रख लो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस √2, यानी 1/√2 माइनस √2। सिमिलरली यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे कितना आएगा, √2 माइनस 1/√2, और यहाँ पे क्या आएगा, tan ए प्लस कॉट ए, यानी कि 2। अब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/√2 यानी माइनस 1/√2, और इंटू 2 माइनस 1/√2 यानी 1/√2 इंटू 2, तो √2 कट जाएगा, यानी -1 इंटू 1, -1 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है तो कैसे करोगे, बेसिक से कैसे करोगे वो भी सीखते हैं। देखो यहाँ पे सारे जो व्युत्क्रम हैं यानी रेसिप्रोकल्स हैं, लाइक साइन ए का कॉस ए के, सेक ए कॉस ए का सेक ए, एंड टेन ए का कॉट ए, सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे साइन ए -1/sin ए हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए -1/sin ए, और सेक ए को 1/cos ए लिखोगे तो 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए हर बराबर करने पे आ जाएगा। और टेन ए प्लस कॉट ए को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे टेन ए को साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू 1, खत्म हो गया। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, -1। समझ आ गया। तो बेसिक से भी करना सीखिए और वैल्यू पुटिंग से। एक अलजेब्रा का क्वेश्चन और देखो, अलजेब्रा के साथ 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो एक कर चुके हैं, दूसरा ये होगा। कहा गया x⁴ प्लस 1/(x⁴ = 62, तो आपसे पूछा गया x⁴ प्लस 1/(x⁴। देखिए अगर x⁴ प्लस 1/(x⁴ = k है तो x² प्लस 1/(x² कितना होता है, अंडर रूट में k + 2, 62 2 64, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लो, 8 हो गया, यानी x² प्लस 1/(x² बराबर 8 आ गया। अब अगर x² प्लस 1/(x² बराबर m हो तो x⁴ यानी इसका क्यूब प्लस 1/(x⁴ यानी इसका क्यूब बराबर होता है m³ - 3m। 8 का क्यूब 512 में से 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 488। 512 में से 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 488। तो आपका आंसर हो गया 488। समझ आ गया। बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से ना ही करो, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा वो बेसिक ही था। कहा गया इफ x + y = 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/(x - 2 + 2/(y - 2। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो कैसे, अगर वैल्यू पुटिंग से करना है कर सकते हो, x बराबर 3 ले लो, y बराबर 1 ले लो, वैसे करके आप खुश हो सकते हो। या आप एक काम करो, x बराबर 4 ले लो, x बराबर 4 ले लो, y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, यानी 2/4 - 2 यानी कि 2, और प्लस 2/0 - 2 यानी कि -2, तो 2/2 और -2/2, तो ये कट के 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या काम करो, देखो x + y -4 = 0 लिख सकते हो। आप -4 को क्या लिख सकते हो, x - 2 + y - 2, क्योंकि -2 - 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आप यहाँ से कह सकते हो x - 2 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ y - 2 कह सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी 2/x - 2 यानी कि -y - 2, तो y - 2 नीचे रह गया, माइनस ऊपर आ गया, और प्लस 2/y - 2 कट गया, आंसर 0। तो आपको कोई क्वेश्चन करने के 1000 मेथड होती हैं, 1000। हो सकता है आपको एक आती हो, मुझे ये एक आती हो, या मुझे 2 आती हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुपरमैन हूँ। देखो किसी को भी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा मेथड्स आएंगे। किसी भी टीचर की मेथड सीखो, उससे खुद की मेथड जनरेट करो। दूसरे के सहारे से, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाने से कभी युद्ध नहीं जीते जाते, याद रखना। और मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये हमेशा याद रखना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। बेस्ट विशेष। नेक्स्ट पार्ट फिर कल 9 बजे मिलेगा, जो मैं PDF पहले शेयर कर देता हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं इस वजह से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस किए रहें। अगर आप नहीं करते हैं और उसको मजाक में लेते हैं, फिर बाद में परिणाम भुगतेंगे। आप लोग सॉल्व कर लिया करिए, जितने लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं।
सभी। और मैं तो कहूँगा एक बार चाहे थोड़ी सी धमकी समझ लो या कुछ भी, आप लोग सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए, अंटिल वी मीट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।